Okay, we will start. Very good evening to all of you. We will start with a new topic today. That is your gaseous state. ठीक है? गैसियस स्टेट के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे. ठीक है? गैसियस स्टेट. ओके. जैसे सॉलिड्स के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जाने. ठीक है? क्रिस्टलाइजेशन वैसे जानने के लिए तो और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के करके आपको हर एक स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, तो इट विल बी गुड. ठीक है? क्योंकि आप लोग नाइन्थ में हो, तो दैट इज वाई. ओके. तो गैसियस स्टेट, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं हम लोग. गैसियस स्टेट में क्या क्या चीज आप लोग को पता है कि एक गैसियस स्टेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, बताओ. सर गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होता है उसका काइनेटिक एनर्जी तीनों में सबसे ज्यादा होता है. पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, बोल सर सकते इंटर पार्टिकुलर फोर्स कम होता है. हाँ. वही वो कम होता है. उसके बाद ये फ्लो करता है, मतलब ये फ्लो कर सकता है. ये कंटेनर एक एक करके आराम आराम से, आराम आराम से. ठीक है. इंटर पार्टिकल फोर्स क्या बोले? इंटर पार्टिकल फोर्स कम सर होता लीस्ट है. होता है. लीस्ट है ना, इज लीस्ट, सबसे कम होता है. कम. बेसिकली जानते हो, ये वर्ड तो कहना अच्छा है, लेकिन हम इसको एक्चुअल ढंग में बोले तो इंटर पार्टिकल फोर्स होते ही नहीं है, ये नेग्लिजिबल होते हैं. ठीक है? क्योंकि अगर मान लो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटर पार्टिकल फोर्स काम कर रहा होता, तो फिर मॉलिक्यूल्स जब अट्रैक्ट होने चाहिए थे. ठीक है? लेकिन गैसेस का नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है? एक्सपैंड होना. यस सर. है ना? तो इसका मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स होता ही नहीं है, तो नेग्लिजिबल होता है. ठीक है? बेसिकली हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं. लीस्ट ठीक है, लीस्ट तुम बोल सकते हो एज कंपेयर टू अदर टू. अदर टू इंटर पार्टिकल, लेकिन ये नेग्लिजिबल होता है. लेकिन क्यों नेग्लिजिबल होता है, इस रीजन को भी समझ लो थोड़ा सा. ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और तुम लोग को बता चुके हैं कि कोई फोर्सेस, बेसिकली यहाँ पे आप लोग को पता होगा जो फोर्सेस होंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होंगे. ठीक है? तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होता है, फोर्स जो होता है, ये तुम्हारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है? क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, सॉरी, आर स्क्वायर, रियली सॉरी, आर स्क्वायर होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं, तो मान लो दो मॉलिक्यूल्स है, दो हाँ सर यहाँ जो आप लिखे F बराबर K, तो सर कांस्टेंट होना चाहिए. हाँ, ये कांस्टेंट है. ठीक है? ये कांस्टेंट, इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है. ठीक है? इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हो तो जी एक कांस्टेंट लेते हो ना जी. यस सर. ठीक है? उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब निकालते हैं, मतलब चार्जेस की वजह से फोर्स निकालते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिया जाता है. ठीक है? ओके. तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपका किसके लिए? एयर के लिए है. ठीक है? ऑफ एयर. ठीक है? एयर में या फिर वैक्यूम में बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर जगह पे है. ठीक है? वैक्यूम. ओके. तो जैसे मान लो कि दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है. तो भाई अब दिक्कत क्या है ना, कि दो कोई मॉलिक्यूल है, तो वो लगभग कम से कम मिनिमम एक दूरी पे आएगा, तभी ये फोर्स डेवलप होता है. उसको बोला जाता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, मतलब एक मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा, उसके चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तभी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा. समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? यस सर. अब गैसियस मॉलिक्यूल्स इतने दूर है कि ये फोर्सेस जो है, मतलब अकर ही नहीं हो पा रहे. मतलब एक एक बोल सकते हो, एक मॉलिक्यूल का जो फोर्सेस होगा वो उसके फील्ड से बाहर है. ठीक है? जैसे मान लो कि इस मॉलिक्यूल के लिए एक फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो ये फोर्सेस काम करेंगे. ठीक है? अब लेकिन इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स में कोई मतलब बोल सकते हो कि कोई तय है ही नहीं, दोनों के बीच का फोर्सेस कुछ काम ही करता ही नहीं है. यही रीजन होता है कि एक गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं. ठीक है? इट हैज द इट, उसको बोला जाता है एक्सपैंड करते हैं. एक्सपैंड करने का मतलब हो गया कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं.
ठीक है, मतलब वो अपना फ्लो करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स आपका नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरी बात, गैसेस का वॉल्यूम कभी भी डेफिनेट नहीं होता है, इतना चीज जानते हो? Yes, sir. ठीक है, यस तो बेसिकली बोलते हैं कि गैसेस, क्योंकि उनका टेंडेंसी होता है एक्सपैंड करने का, तो जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अगरबत्ती को रूम में जलाओगे तो एक कोने से दूसरे कोने में वो उसका महक पहुंच जाएगा, मतलब बेसिकली गैस पहुंचता है, वही गैस हम लोग के नाक में जाता है तो हम लोग को उसका स्मेल पता चलता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो गैसेस उसको एक्सपैंड होने में मजा आता है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट का, ये गैसियस स्टेट में कोई भी चीज है तो गैसियस स्टेट डजंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब समझ में आया क्यों नहीं होता है डजंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। हाँ, फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, एक्सपैंड करने का टेंडेंसी होता है। Yes, sir. ठीक है, एक्सपैंड करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक पे। कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि हम लोग के अराउंड जो गैसेस है, हम लोग के अराउंड जो गैसेस है, ठीक है, गैसेस है, वो गैसेस के पे कौन सा प्रेशर पड़ रहा होगा? ये जो गैसेस हम लोग के ऊपर में, जैसे मान लो ये अर्थ है आपका, अर्थ अर्थ का जो ये पूरा लेयर है गैसेस का, वो गैसेस का प्रेशर एक पड़ रहा होगा ना नीचे की तरफ। ठीक है, यस हाँ, तो वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो क्या है आपका एटमॉस्फेरिक? तो खुले में कोई गैस रखोगे तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर जगह का। जैसे मान लो Yes, समुद्र sir. में हो तो समुद्र में अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे हो तो अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें ग्रेविटी काम कर रहा होगा जी, डाउनवर्ड्स। तो ये इसके वजह से एक फोर्स नीचे आपका डेवलप हो रहा होगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रेशर आपका एक डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर मान लो हम किसी हाइट पे चले गए, मान लो कि हम किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं, ये हम लोग का ग्राउंड लेवल है और हम लोग चढ़ गए हैं माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे, तो भाई बोल सकते हो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते चढ़ते तक, माउंट एवरेस्ट के चढ़ते चढ़ते तक तुम जो हाइट पार किए उसमें लॉट्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को तुम छोड़ दिए। ठीक है, जब ये टॉप पोर्शन में पहुंचे तो इन इन एयर मॉलिक्यूल्स का तो कोई फॉर प्रेशर नहीं लग रहा है, लॉट्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को हम छोड़ दिए। तो अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। समझ में आ रहा है यस ना? क्लियर है? हाइट पे हम लोग Yes, चलेंगे sir. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर वही हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करें, फिर सी लेवल पे बात करें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा ज्यादा होगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज माने कम होगा, है ना, लेस होगा हाइट पे। ठीक है, एच हाइट पे चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका घट जाएगा। और यहाँ पे सी लेवल पे, ये सी लेवल सपोज कर लो, ठीक है, और इसको आप माउंट एवरेस्ट मान लो, या फिर कोई भी चीज क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज बोल लो, माउंटेन रेंज बोल लो। ठीक है, वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर। ठीक है, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ठीक है, क्लियर है ना? तो अब नॉर्मल सा बात है, कहने का मतलब इसको ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम एक और चीज इसमें समझाना चाहते हैं। देखो, एक्सटर्नल प्रेशर तो तुम समझ गए, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब किसके बारे में बात होता है? Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग के प्रेशर के बारे में बात होता है। ठीक है, किसके बारे में बात होता है? सराउंडिंग के प्रेशर के बारे में बात होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक गैसियस मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है, एक गैसियस मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, सपोज कर लो ये सिस्टम है। ठीक है, दिस सिस्टम कहने का मतलब, सिस्टम वो जगह होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग साइंस में ऑब्जर्व करते हैं, जिस पर्टिकुलर चीज को, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें जो रिएक्टेंट लिए होगे वो तुम्हारा क्या है? सिस्टम है।
समझ में आ रहा है ना, वो रिएक्टेंट्स बाद में प्रोडक्ट्स बनेगा। समझ में आया, क्लियर है? तो मेरा सिस्टम क्या है, जिस पर्टिकुलर चीज में रिएक्शन कर रहे हो वो तुम्हारा सिस्टम हो गया। अब समझ में आया, इज इट क्लियर? तो Yes, sir. ओके, तो हम मान लो कि बोलते हैं कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और ये वाला जो इसका बाउंड्री है, मतलब सिस्टम का जो बाउंड्री, सपोज करो एक बलून है, बलून में हवा भरा हुआ है, तो बलून तो एक्सपैंड कर सकता है ना, बलून का तो इलास्टिक रबर होता है, रबर इलास्टिक होता है, तो इलास्टिक होने की वजह से क्या कहता है, ये एक्सपैंड कर सकता है, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, या फिर सिकुड़ भी सकता है, दोनों चीज हो सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है, साथ में ये कंप्रेस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बलून आपका दोनों हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो बॉडी है, बिकॉज बलून का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, बिकॉज इट्स बॉडी इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर मतलब जिसमें फैलने का टेंडेंसी हो, ठीक है, तो ये फैल सकता है। यही कोई लोहा का अगर बर्तन में मान लो रखे हो गए, तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है? नो सर। नहीं ना, गैस को मान लो किसी लोहा, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो वॉल्यूम हम अगर स्टडी करना है तो मेरे को कैसा बाउंड्री रहना चाहिए, जो मतलब कि जिसका वॉल्यूम घट बढ़ सके, कहने का मतलब सिस्टम तुम्हारा ऐसा रहना चाहिए जो घट बढ़ सके वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके अंदर में सपोज कर लो कोई गैस है, तो गैस का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, गैस का Yes, sir. बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। कोई भी गैस लिए होगे, आपको पता ही है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लोगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो 2 ग्राम में जब उतना सारा मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का होता है, सोच लो कि 2 ग्राम गैस इस बलून के अंदर भरा हुआ, तो उसके अंदर कितना सारा मॉलिक्यूल्स होगा। अब इन मॉलिक्यूल्स का कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ सर 2 ग्राम में 1 ग्राम में क्या चीज, सर 1 ग्राम ना 2 ग्राम, 2 ग्राम गैस बोले H2 होता है, कहीं हाइड्रोजन एटम तुमको नहीं होता है गैसियस फॉर्म में, ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है, यस ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2 होगा तो मतलब 2 ग्राम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें 6.02 ये मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसमें सेम ही एटम्स है तो एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूल याद है, बताए थे एक क्लास में, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड, यस सर, हाँ बताइए सर। Yes, sir. ठीक है, मॉलिक्यूल, ओके। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वेलोसिटी होगा, मूव कर रहे होंगे, नॉर्मल सा बात है, गैसियस स्टेट में भाई वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होगा, Yes, sir. थर्मल एनर्जी इसका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास, मॉलिक्यूल्स यानी कि वॉल को हिट कर रहे होंगे कुछ वेलोसिटी से, और Yes, अगर sir. वेलोसिटी से हिट करेंगे, इसका मतलब है कि इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि फोर्स एक तरह से गैस का, मॉलिक्यूल्स का अपना प्रेशर हुआ, तो ये इंटरनल प्रेशर हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर आपका क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये अंदर के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो क्या प्रेशर हुआ, वो उनका इंटरनल प्रेशर हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये आपका इंटरनल प्रेशर हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। देखो, अगर आपका वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, मतलब आपने कोई ऐसा चीज लिया है जिसमें वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, या फिर सपोज कर लो कि किसी चीज को ओपन सिस्टम में कर रहे हो, ठीक है, जैसे पानी को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो बॉईल करते हो तो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवापोरेट करते हैं, इवापोरेट करके वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, यही होता है ना। Yes, हाँ? sir. ठीक है, अब बताओ गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि वो जो है तुम्हारा एटमॉस्फेयर में मिल जाए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा, एक हम बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिए थे बहुत दिन पहले, Yes, sir. क्या बोले Yes, sir. थे कि जब इंटरनल प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, कहने का मतलब कि सॉसपेन से मॉलिक्यूल्स निकल के एटमॉस्फेयर में मिल जाए, तो एटमॉस्फेयर में कब मिलेगा, जब उसका प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा उससे ज्यादा होगा, तभी ना जा सकता है भाई। Yes, ठीक है? Yes. तो द टेम्परेचर एट विच दिस इज इक्वल इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बोला जाता था ना, याद है? सर मोर yes, sir. ठीक है, सर clear? हाँ इंटरनल बोला, प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। क्या चीज? The temperature at which internal pressure is more than atmospheric pressure now.
नहीं, मोर देन नहीं, इक्वल। तुमको एग्जैक्टली बॉइल, मोर देन बोलोगे तो हो सकता है 100 डिग्री से ज्यादा का भी टेम्परेचर हो। तुमको एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट बताता है जहां पे लिक्विड चेंज होकर के स्टेट में जाने लग जाए। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो तुम्हारा किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए वो एक्सपैंड होकर चल जाता है, बॉयल हो सकता है। समझ में आया ना? तो देखो, अब यहाँ पे पहले समझो, कंसेप्ट को समझो, ठीक है? ये चीज तो समझ में क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो पी इंटरनल जो है, इस चीज को बहुत अच्छा है, पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल। देखो, हमेशा याद रखो कि अगर कोई सिस्टम को तुम नॉर्मली छोड़ दोगे, इफ यू लीव अ सिस्टम, ये एक सिस्टम था मेरा, जैसे कि ये वाला आपका एक सिस्टम था, ठीक है? अगर इस सिस्टम को हम नॉर्मली छोड़ दें तो हमेशा जो गैस का मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है, मतलब जो इंटरनल प्रेशर होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है? पी इंटरनल हमेशा क्या कोशिश करता है, या फिर ये किसके बराबर होने की कोशिश करता है? पी एक्सटर्नल के बराबर होने का कोशिश करता है। ठीक है? कैसे होता है, अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ठीक है? अच्छा, मान लो कि ये बलून जहां रखा हुआ है वहां पे पी एक्सटर्नल ज्यादा है ना, और पी इंटरनल कम है, तो ये बलून क्या होगा? कंप्रेस होगा कि एक्सपैंड होगा? कंप्रेस होगा सर, ना कंप्रेस होगा ना एक्सपेंड होगा, वहीं रह जाएगा। नहीं, ये कंप्रेस होगा। ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेस कब तक होगा? वॉल्यूम जब तक बराबर ना हो। जब तक अंदर का, क्योंकि हम लोग नॉर्मल सा बात है, इसका वॉल्यूम अगर घटेगा तो इसके जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स है उनको प्रेशर बढ़ेगा। मूवमेंट, हाँ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आपका, बढ़ेगा। यस सर। प्रेशर बढ़ेगा कि प्रेशर घटेगा? अंदर सर का बढ़ेगा। वॉल्यूम कम होगा बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा हाँ, ना। वेरी गुड। वॉल्यूम इसका कम कर रहे हैं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ के किसके बराबर होने की कोशिश करेगा? एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल के के। बराबर। अब पी एक्सटर्नल एक बार हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं नो आएगा। सर। नहीं आएगा ना। मतलब नो सर। इसका कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। इसका कहने का मतलब ये है, ये चीज का मतलब ये है कि कभी भी हम लोग जब किसी चीज, किसी गैस को या फिर किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, या फिर नेचुरली अगर वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे पी एक्सटर्नल आपका ज्यादा है, वो पी इंटरनल के बराबर होने की कोशिश करता है। और अगर मान लो पी इंटरनल ज्यादा होता, तब ये क्या कोशिश करता? एक्सपैंड होने का। तब क्या कोशिश करता? एक्सपैंड होने का। एक्सपैंड। यस और सर। एक्सपैंड होकर के किसके बराबर आता? पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल बराबर आता। अब इसी में तुम लोग से एक क्वेश्चन हम तो यहीं पे देखो, जो पिछला पेज था उसी से पूछते हैं। यहाँ हम एक बलून दिए, उस बलून में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस सेम है, कहने का मतलब मास ऑफ गैस जो लिए हैं वो सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस पे सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर हम पूछे तुम्हारा कि उस पर्टिकुलर बलून का वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे? सर ऊपर ज्यादा होगा। ऊपर ज्यादा होगा। ऊपर ज्यादा होगा? किसी को यस सर। दिक्कत है? हाँ, नहीं नो ना। सर। और सी लेवल पे क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम होगा। कम होगा। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है यस सबको? सर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहीं पे देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये जो पी एक्सटर्नल यहाँ पे है, ठीक है, इस पी एक्सटर्नल पे इस गैस के वॉल्यूम के डिपेंडेंसी को अगर चेक किया जाए तो तुम क्या बोल सकते हो? पी एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यस सर। बोल सकते हैं? यस सर। सर कैसे? हाँ, पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा होगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम घटेगा। नहीं, अच्छा सॉरी हाँ। सॉरी 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 यस सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। ठीक है, होगा जी? कोई दिक्कत है? सर हाँ। तो इसमें तो एक कंडीशन हमको देना पड़ेगा ना कि व्हेन पी इंटरनल इज कांस्टेंट। व्हेन पी इंटरनल इज कांस्टेंट, ना 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 ना, देख 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 देख, इसको समझो, इसको समझो। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक बलून के बारे में हम बात करें, बलून के अंदर एक वॉल्यूम है, प्रेशर रखा हुआ है भाई। अगर हम तुम एक्सपेरिमेंट को ऐसे करो कि जो है ना, मान लो एक ही जगह पे कर रहे हो, तुम क्या सर लैब में जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम जगह चेंज किए क्या अपना? कहने का मतलब तुम माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं ना चल गए? नो सर। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो बाबू हमेशा जो है ना ये है।
अगर एक्सटर्नल प्रेशर किसी रीजन की वजह से बढ़ जाए, जैसे मान लो कि किसी दिन हवा बहे बहुत जोर से, हवा बहेगा तो नॉर्मल सा बात है क्या होगा, आपका पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, और पी एक्सटर्नल जब ज्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर जगह पे वॉल्यूम क्या होगा, इसका घटेगा। अब देखो वॉल्यूम बेसिकली घट करके, अभी मान लो इसका पी सर इंटरनल, वॉल्यूम भी ना बढ़ेगा। पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। सर सुनिए ना, पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो अंदर वाला भी बढ़ेगा ना, पी अंदर इंटरनल। वाला, सुन सुन सुन, इस रिलेशन को समझो। पी इंटरनल अभी इसका मान लो कुछ था इस पर्टिकुलर जगह में, हमने पी एक्सटर्नल को अप्लाई किया, इस चीज को समझो। पी एक्सटर्नल अप्लाई क्यों, पी एक्सटर्नल ऐसा वैल्यू है जो पी इंटरनल से कुछ ज्यादा है, ठीक है। पी एक्सटर्नल कुछ ऐसा वैल्यू है जो पी इंटरनल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बलून क्या होगा, ये धीरे धीरे ये बलून वॉल्यूम इसका घटना स्टार्ट होगा और पी इंटरनल बढ़ना स्टार्ट होगा। तो पी इंटरनल हमारा कांस्टेंट कहां से है, पी यस सर एक्स, समझ गए। ठीक है। पी इंटरनल अब बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ के किसके बराबर होने का कोशिश करेगा, माने कि एक फाइनल, एक्सटर्नल के। देखो हमेशा इस चीज को समझो, जब हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इस कोई इस तरीके का चीज में चेंज लाते हैं, ठीक है, जब भी टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, या फिर आप वॉल्यूम भी बोल लो, ठीक है, वॉल्यूम भी बोल लो, तो इस जब भी इस तरह का कोई चेंज हम लोग देते हैं किसी सिस्टम को, मतलब कि टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज कर दो किसी चीज का, प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, ठीक है, तो जब चेंज होता है तो बेसिकली एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट बनने का कोशिश करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट कहां पे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट बेसिकली तुम ये इस टर्म्स में, इसके टर्म्स में तुम इक्विलिब्रियम स्टेट को समझ सकते हो, जिस जगह पे पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर हो जा रहा है, इक्वल हो। ठीक है। या फिर इक्विलिब्रियम तुम दूसरा समझने का कोशिश कर सकते हो कि क्या कहते हैं, मेन जो इक्विलिब्रियम होता है, जो बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, इसको जनरली बोला जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक है। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोल लो, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है, बैकवर्ड, जहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का, दोनों प्रोसेस का आपका रेट बराबर हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाता है, उस जगह पे इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। तो सर सर एक चीज बोले, हम्म तो समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बढ़ गया, हम्म कंफ्यूजन हो गया सर। इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ बोलो? सर जब पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो पी इंटरनल भी बढ़ेगा ना। अरे बाबू, पी एक्सटर्नल जब बढ़ेगा तो पी इंटरनल बढ़ेगा नहीं, बल्कि पी इंटरनल हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने का कोशिश करेगा, ये सर, हाँ सुनिए ना, मान लीजिए क्या नीचे में सब कुछ सही है, मतलब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर है। बराबर होने का कोशिश करेगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर Yes. इफ यू हैव अ ओपन सिस्टम, इफ यू हैव अ ओपन सिस्टम और एक्सपेंडेबल सिस्टम, या फिर कंप्रेस मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला सिस्टम अगर आपके Yes, पास हाँ। है, तो आपका आपका हमेशा पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर होने का कोशिश करेगा। सर जब पी इंटरनल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पी इंटरनल आपका, पी इंटरनल बढ़ता कभी नहीं, ठीक है। सर वो टेन पी, मतलब बढ़ना चाहेगा ना सर। नहीं 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 नहीं, पी इंटरनल बढ़ता है पी एक्सटर्नल के वजह से, इस चीज को समझो। पी इंटरनल हमेशा एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने का कोशिश करता है, ठीक है। बेसिकली तुम बोल रहे हो कि इसका वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम अगर घट रहा है तो इसके जो पहले मान लो ऐसे ऐसे करके इसको समझो, इसको समझो, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझो अच्छे से। देखो एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है, क्लियर कट हो जाएगा। सपोज कर लो जैसे ये बलून बनाए थे, ठीक है, ये बलून बनाए थे, ठीक है, ये बलून अभी आपका रखा हुआ है कहाँ पे, पी एक्सटर्नल इसका कुछ है, पी एक्सटर्नल जनरली आपका कितना होता है, अलग अलग कंडीशंस पे होता है, जैसे एसटीपी पे 1 बार बोला जाता है, ठीक है, Yes, एनटीपी 1.01। एनटीपी पे होगा तो 1 एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये आपका फिक्स है। अगर एक बस ऐसे सोचो, सोचो ऐसे कि तुम एक जगह पे हो अभी, बेगूसराय में, बेगूसराय में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब 1 atm होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ में आ रहा है? और क्या Yes. एटमॉस्फेयर का प्रेशर कभी चेंज करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो कि तुमने और उस समय में इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस पी इंटरनल, ठीक है, जो इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस था उसका वैल्यू कुछ पी इंटरनल था या इनिशियल था। ठीक है, पी इंटरनल। अच्छा, और एक चीज, अगर हम बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गया है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गया है, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो फिर इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहने का Yes. मतलब है कि किसी गैस के देखो, हम लोग सोचते थे अभी तक कि जरा किसी चीज को अगर पिघलाना है तो सिर्फ उसको गर्म कर दो, पिघल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम टेम्परेचर, प्रेशर और को चेंज, अगर दोनों को चेंजेस की वजह से आपका स्टेट चेंज हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, ये याद रखना। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन प्रेशर का भी यूज है, इसको आप सेकंड प्रेफरेंस या फिर इसका बोल दो यूज होता है। बिना प्रेशराइज किए भी हम किसी चीज को आप बोल सकते हो, गैस को तो कम से कम हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते बिना प्रेशर। कर सकते हो गैस नो को सर, लिक्विफाई? प्रेशर पे ये करना होगा। हाँ, पर क्योंकि तुमको सारे मॉलिक्यूल्स को पास लाना होगा कि नहीं लाना होगा, तभी ना भाई, Yes. तभी ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब में उजागर होंगे तो जाकर के वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्या गैसीय स्टेट में तो नेग्लिजिबल है, इतने दूर मॉलिक्यूल्स को फोर्सेस काम ही नहीं कर रहा है कि नहीं? तो तुमको पहले सारा मॉलिक्यूल्स को कम से कम इतना थोड़ा दूरी पर लाओ कि जो ना सब क्या होगा, तुमको कंप्रेस करके मॉलिक्यूल्स को पास लाना होगा ना जी। समझ रहे हो बात को? Yes. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब इसका इंटरनल प्रेशर जो था उस समय में, अगर 1 एटमॉस्फेयर पे तुम्हारा है तो ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एक पर्टिकुलर जगह पे जाके फिक्स होगा। किस पर्टिकुलर जगह पे जाके इसका फिक्स होगा? जब PATM के बराबर हो जाएगा। पी इंटरनल। हाँ, तो किसी जगह पे तुम अगर, जैसे हम 1 एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, तो ये पी एक्सटर्नल बोले तो पी इंटरनल किसी चीज का कितना होगा? उतना ही होगा, पी एक्सटर्नल के बराबर ही होगा, बशर्ते इसका वॉल्यूम चेंज ना कर रहा हो, बशर्ते इसका वॉल्यूम चेंज ना कर रहा हो। क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज करेगा इसका मतलब है कि पी इंटरनल अपने आप को चेंज कर रहा है। अब समझ में आया? यस सर। सही से अगर, पूछे, हाँ बोलो। मान लीजिए हम एक बैलून फुला के रखे हुए हैं हाथ में, ठीक, हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मान लीजिए कुछ देर बाद हम क्या किए, उसमें और हवा डाल दिए। तुम उसमें और हवा डाल दिए। हाँ यस सर। ठीक है, तो तो तुम फिर सब नहीं 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 नहीं, तो तुम अगर उसमें और हवा डाल रहे हो तब तुम उसमें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो। हम यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम मान रहे हैं। बोले तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं सर एक तरह से। नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम तुम नहीं बढ़ा रहे हो, तुम नंबर, हाँ ठीक है, तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, नॉर्मल सा बात है। आपको पता है ना कि गैसेस का, कोई भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? सबका ये होता है। तो तुम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बलून के अंदर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा जी? हाँ बढ़ रहा है सर। बढ़ेगा ना? ठीक है, देखो 4 चीज है, 4 पैरामीटर्स है जो गैस को बताने के काम आते हैं, 4 मेन पैरामीटर्स। ठीक है, 4 मेन पैरामीटर्स, वो तुम लोग को समझाते हैं। ठीक है, देखो, एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर, एक है नंबर ऑफ मोल्स और एक है आपका वॉल्यूम। गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझो। और अगर इन चारों में से तुमको किसी 2 के बीच में रिलेशन बताना है तो किसी 2 चीज को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, 4 पैरामीटर्स हैं, है ना? ये चारों पैरामीटर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मान लो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट ना ले तो नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड है। इन चारों में से अगर कोई भी 2 के बीच में रिलेशन बताना है तो 2 चीज को कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो इसी वजह से हम तुमको बोले कि तुम सोच रहे हो कि हम उसमें हवा भर रहे हैं, हम हवा नहीं भर रहे, क्योंकि हवा भरेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा। मेरा ये दोनों टर्म हम कांस्टेंट रखे हैं जब हम पी एक्सटर्नल
और वॉल्यूम में रिलेशन बता रहे थे। समझ में आ रहा? अच्छा, हम यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिस जगह पे एक फाइनल वॉल्यूम होगा, मतलब तुम जो जिस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हो, पी एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम फाइनली वेट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को बताने में। क्या ये वॉल्यूम का चेंज बता रहे हैं हम लोग या वॉल्यूम बता रहे हैं? हम बोले पी एक्सटर्नल अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, हम ये बात बोले। तो पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम, नॉर्मल सा बात है कि उसका घट रहा है। लेकिन तुमसे हाँ, अगर हम yes. वॉल्यूम पूछे तो तुम वॉल्यूम का चेंज बताओगे कि किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट पे बताओगे ना। तुमसे अगर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम का पूछे तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो जाएगा तभी ना तुम वॉल्यूम बताओगे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तब थोड़ी बताओगे उसको। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि हर सिस्टम का, जब भी हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हुआ उसको समझो। एक तो सिस्टम है सर हमारा। सर सर सर, एक मिनट सर, एक चीज पूछे। हाँ पूछो। मान लीजिए सर, अभी आप बोले ना पी एक्सटर्नल बढ़ा हम्म तो वॉल्यूम घटा, हम्म वॉल्यूम घटा तो इंटरनल प्रेशर बढ़ा। इंटरनल नॉर्मल सा बात है। देखो अभी 1 एटमॉस्फेयर था, इसका सपोज कर लो इंटरनल प्रेशर P1 था, तो एक तरह से तुम बोल सकते हो कि जब 1 एटमॉस्फेयर था तो P1 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर था। यस समझ सर। में आया? ठीक है, क्लियर है। अब हम बोले कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, सिकुड़ना Yes. स्टार्ट करेगा। तो भाई आप सिकुड़ते टाइम इसका वॉल्यूम तुम बता सकते हो क्या? नहीं ना। नो तुम जब वो पूरा सिकुड़ गया होगा, सिकुड़ के एक फाइनल वॉल्यूम ले लिया होगा, उस जगह पे बताओगे। यस सर। ठीक है, और जब तुम वो इक्विलिब्रियम जब तक रीच ना हुआ तब तक वॉल्यूम ना बताओगे, और जब वो इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो P1 फिर से किसके बराबर हो गया? पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बराबर हो गया ना। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंडेंट है। सर कह सकते हैं इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नहीं 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 वॉल्यूम नहीं इज इनवर्सली ना। नहीं 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 नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकते। देखो हम यहाँ सीधे सीधे बोल रहे हैं कि पी इंटरनल, अगर कोई ओपन सिस्टम के बारे में बात करें, हम लोग सिस्टम को ऑब्जर्व, कभी यही चीज समझा रहे हैं, इसको समझो कि हम लोग किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, तो जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग ऑब्जर्व करके टेम्परेचर, वॉल्यूम सब चीज बताते हैं। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है सिस्टम, तुम क्या बताओगे? तुम वॉल्यूम में चेंज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कोई फाइनल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हो? अरे इसको ऐसे समझो, सर ऐसे समझो, ऐसे। ये इसमें मान लो एक गैस रखा हुआ है, ठीक है, ये एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। आपका यहाँ पे पी एक्सटर्नल था, पी एक्सटर्नल जो तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। उस देखा गया कि इनिशियली ये गैस जो है आपका क्या कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, मतलब इस धीरे धीरे एक फाइनल स्टेट में पहुंचा। ठीक है, फाइनल स्टेट में पहुंचा, ये फाइनल स्टेट में आपका पहुंच गया सिस्टम। अब इसका वॉल्यूम जो है पहले इतना हाइट पे था, तो ये हाइट इसका क्या हुआ, इतना हाइट इसका वॉल्यूम नीचे आ गया। ठीक है, इसका ये हाइट आपका वॉल्यूम इसका नीचे आ गया, कंप्रेस हुआ सिस्टम। अब हम तुमसे पूछे कि वॉल्यूम के बारे में, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे इसका कुछ वॉल्यूम है इनिशियल और यहाँ पे इसका कुछ वॉल्यूम है फाइनल। ठीक है, अगर वॉल्यूम पूछेंगे तो। अगर Yes, sir. तुमको हम पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह से इस पर्टिकुलर जाने में, तो तुम चेंज इन वॉल्यूम के बारे में बात करोगे। कहने का मतलब है तुम बात करोगे VF माइनस वी इनिशियल के बारे में। और ये Yes. चेंज इन वॉल्यूम क्यों आया? चेंज इन वॉल्यूम इसलिए आया क्योंकि जहां पे ये सिस्टम रखा था वहां के पी एक्सटर्नल में, वहां के पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से इनिशियली ज्यादा था। मतलब सिस्टम को निकाल के हम कहीं से रखे और एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से जो है ना उसका प्रेशर क्या था, कम था। तो नॉर्मल सा बात है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था तो ये वॉल्यूम अपना घटना स्टार्ट कर देगा। और घटते घटते यहाँ पे आपका जब पी एक्सटर्नल हो जाएगा तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आपका इसका जो प्रेशर होगा, लास्टली देखा जाए इंटरनल प्रेशर, तो इंटरनल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? सर एक्सटर्नल। कहने का मतलब है कि हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट के को ऑब्जर्व करते हैं हमेशा। हम अपना ऑब्जर्वेशन जो भी बताते हैं सिस्टम के बारे में, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर देता है
उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बोले तुमको कि तुम्हारे घर में एक पर्टिकुलर पानी का ग्लास रखा हुआ है, अभी उसमें पानी कुछ भरा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, उस पानी को अगर तुम लोग ऑब्जर्व करने जाओगे तो ऑब्जर्वेशन में उसका क्या क्या बताओगे, उसमें बताओगे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, उसमें बताओगे टेम्परेचर कितना है, उसमें तुम बताओगे प्रेशर कितना है, ठीक है, उसमें तुम बताओगे उसका वॉल्यूम कितना है। ये 4 चीज बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना? यस सर। ठीक है, तो 4 चीज जो तुम बताने गए, 4 चीज जो तुम बताने गए, अगर तुम इसमें से एक भी चीज को चेंज करते हो तो क्या चारों चेंज होगा, तीनों चेंज होगा, बाकी तीनों? यस सर होगा। यस सर। होगा ना? तो कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर तुमने कुछ पहुंचा दिया, सपोज कर लो ये T1 था, तुमने T2 पहुंचा दिया, तो नॉर्मल सा बात है नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होके कुछ N2 हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज होके कुछ P2 हो जाएगा, और वॉल्यूम भी चेंज होके कुछ। सर टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना बढ़ेगा। यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने मॉलिक्यूल्स थोड़े नहीं बढ़े। क्या क्या क्या, फिर से बोलो एक बार। सर टेम्परेचर बढ़ेंगे नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज लेना होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज सर। नहीं होगा। हाँ बोलो। सर हम बताएं? अच्छा एक चीज, नहीं नहीं, एक चीज तुम मेरे को बताओ, टेम्परेचर किसी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बता रहा था, सर बोलो। इवेपोरेशन के केस में तो हो सकता है ना चेंज? कंप्रेस हो रहा है ना। नहीं नहीं, तुम लोग उतना कहाँ सोचने चले गए, एक नॉर्मल केस तुम लोग को बताते हैं, ठीक है, वो तुम बहुत ज्यादा सोचने चले गए। देखो एक बात इस चीज को समझो कि भाई किसी चीज का 1 डिग्री सेल्सियस, किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, और कितना मास होना चाहिए, 1 ग्राम, ठीक है, उसमें जो हीट एनर्जी लगता है, ठीक है, उसमें हीट एनर्जी लगता है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि मैटर अगर ज्यादा लोगे, ठीक है, तो हीट एनर्जी ज्यादा होगा? यस सर। और हीट एनर्जी मतलब कि 1 डिग्री उसी चीज का टेम्परेचर राइज करने के लिए तुमको ज्यादा हीट एनर्जी देना होगा, देना होगा ना। अगर मास जैसे 1 ग्राम लिए, अब हम 2 ग्राम मास लेंगे तो उसका 2 ग्राम का 1 डिग्री राइज करने के लिए तुमको ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, यस सर। करना होगा कि नहीं करना होगा? तो इसका मतलब है कि तुम जो बोले कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स डिपेंडेंट नहीं है, सही बात है, ये बात एकदम क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंडेंट, तुम कैसे सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जानते हैं कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, या फिर वॉल्यूम इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ सेम मोल्स ऑफ एनी गैस इज सेम, बोलते हैं ना, याद है बताए थे एवोगैड्रोस लॉ। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस का, आप सेम नंबर ऑफ मोल्स लो, कोई भी गैस, जैसे O2 ले लो और CO2 ले लो, दोनों एक ही मोल लोगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा, बताए थे? यस सर बताए थे। याद आ रहा है एवोगैड्रोस का लॉ? तो एवोगैड्रोस के लॉ के हिसाब से हम वॉल्यूम, ठीक है, तुम बोल सकते हो टेम्परेचर और मोल्स के बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम और मोल्स के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, कि हम लोग बोल सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ नो मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इट विल हैव मोर वॉल्यूम, बोल सकते हैं? यस। यस सर। तो हम कहने का मतलब है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, कहने का मतलब टेम्परेचर के वजह से वॉल्यूम रिलेटेड है ना, लेकिन हम लोग जब चेक करेंगे तो पता चलेगा ना। कहने का इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी, हर एक टर्म को सोचो, जैसे मान लो तुम रिलेशन बताओगे, पहला बात तो रिलेशन बताते टाइम हमेशा ध्यान देना कि भाई तुम्हारा 2 चीज तुम कांस्टेंट लोगे, जैसे मान लो कि P V N और T, ये 4 मेरे को पैरामीटर्स दिए गए, अब तुमको रिलेशन किसके बीच में बताना है, बोलो। सर सारे के बीच में बताना है इसे। सारे के बीच में एक साथ नहीं होगा, पहले इनिशियल, अगर तुमको नॉर्मल सा बात है, तुमको कोई दो चीज के बीच में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताना, तो बाकी 2 चीज को कांस्टेंट लोगे तभी ना। जैसे मान लो कि ऐसा सोच लो, कोई फॉर्मूला लो अपने दिमाग से, कोई भी फॉर्मूला लो, जैसे मान लो कोई भी आज तक जो लॉ पढ़े हो वही कोई भी लॉ का फॉर्मूला लो, K2SO4।
लॉ बोल रहे हैं, लॉ, कोई फॉर्मूला बोल रहे हैं फिजिक्स फिजिक्स का, हम तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोल रहे सर फोर्स क्या इज बोले? इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर F इक्वल्स टू m है। नहीं, जैसे मान लो एक इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसको समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यही इक्वेशन है बेसिकली, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है, यही आपका गैस इक्वेशन है, दिस इज नोन एज, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमको अगर इसमें से कोई एक चीज चेंज कर रहे हो तो नॉर्मल सा बात है, सब चीज में चेंज कर रहा। अगर मान लो तुमको टेम्परेचर और प्रेशर या फिर कोई दो चीज के बीच में रिलेशन बताना है, जिसके भी बीच में, जैसे टेम्परेचर प्रेशर को चुने, मेरे को टेम्परेचर प्रेशर को बीच में रिलेशन बताना है। आर तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट पहले से है। अब एक बात बताओ, अगर हम वॉल्यूम और मोल्स को कांस्टेंट ना ले तो क्या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कभी इस इक्वेशन से रिलेशन बता सकते हैं? नो सर, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आप समझ में आया मेरा क्या कहना नो था? सर, किसी दो को फिक्स लेना पड़ेगा। किसी दो को फिक्स लेना पड़ेगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब है, अब सुनो, सबसे पहले तो हम पहला लॉ बता रहे हैं, जो गैस लॉज का पहला लॉ है, ठीक है, मतलब गैसेस के ऊपर जो पहला लॉ दिया गया था, पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, ठीक है, पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, ठीक है, पहला लॉ था बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, है ना। अब एक बात, जैसे कि अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, भाई ये पी एक्सटर्नल बोलो या पी इंटरनल बोलो, कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पी इंटरनल को लास्ट हम किसी इक्विलिब्रियम स्टेज को ही नोटिस करेंगे, ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेज को नोटिस कर दोनों रहे हैं बराबर तो, हो गए। हाँ, तो वहां पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि P1 प्रेशर पे कोई गैस है, इसका कहने का मतलब क्या है, कोई गैस है जो P1 प्रेशर पे है और उस समय उसका वॉल्यूम V1 है, हम टेम्परेचर और कांस्टेंट उसका कुछ भी माने हुए हैं, और ये थोड़े देर के बाद P2 प्रेशर हो गया और V2 वॉल्यूम हो गया। अब नॉर्मल सा बात है, एक बात बताओ, तुम जाने कि बढ़ाओ घटाओ नहीं फर्क पड़ता, इंटरनल प्रेशर जिस माने कि ये वॉल्यूम बता रहे हो तो किसी इक्विलिब्रियम स्टेट का बता रहे हो, तो वहां पे तो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही ना होगा जी। यस, हाँ वहाँ बराबर होगा। और Yes, V1 बता रहे हो तो ये भी कोई इक्विलिब्रियम स्टेट का बता रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो है P1 का ही बराबर होगा इंटरनल प्रेशर। सर तो हम लोग हम जब भी यहाँ, करें, हम लोग हाँ जब भी लेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट कर लेंगे, बात करेंगे ना। हाँ, बोल तो रहे हैं, हमारा साइंस में जो ऑब्जर्वेशन होता है, तुम अभी तुरंत तो बताए, तुम्हारे घर में एक कोई ग्लास है, उसमें पानी है, तुमको बोले कि पानी का सारा पैरामीटर्स बताओ, तो इक्विलिब्रियम में है पानी तब ना भाई। यस सर, हाँ। हाँ, इक्विलिब्रियम में है तब ना, सिस्टम अपने आप, सिस्टम के कहने का मतलब सराउंडिंग के हिसाब से सिस्टम अपने आप को ढाल के रखा हुआ है, बोल यस सकते हो। तो वही ना इक्विलिब्रियम हुआ। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जैसे बोले बराबर हो गया। कहने का मतलब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर मतलब क्या कि इस साइड से जो वॉल्यूम लगा रहा तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड प्रोसेस, और इस साइड से गैस का मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहा सराउंडिंग पे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो फर्दर कोई वॉल्यूम एक्सटेंड होगा, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, हो सकते हैं। Yes. अगर दोनों का रेट सेम हो जाए, दोनों सेम स्पीड से एक दूसरे को पुश करे, ठीक है, सेम स्पीड से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, तो फिर क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कुछ करेगा नहीं ना, मतलब उसको इक्विलिब्रियम मिल चुका है। अब समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर, है ना? ओके, yes, sir. है ना। तो P1 आपका क्या है, P1 P2, मेरे ख्याल से P1 P2 क्लियर हो गया होगा कि P1 P2 इज योर एक्सटर्नल प्रेशर। ये आपका इंटरनल प्रेशर बोलो एक्सटर्नल प्रेशर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी आप P2 प्रेशर, P2 एक्सटर्नल प्रेशर पे अगर मॉलिक्यूल्स का बोल रहे हो कि वॉल्यूम V2 है, तो फिर पक्का है कि यहाँ पे इंटरनल प्रेशर इसके बराबर हो चुका होगा। सही बात है ना। अगर हम P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बलून का वॉल्यूम V2 बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर हम पर्टिकुलर वॉल्यूम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि P इंटरनल अपने आप को एडजस्ट कर चुका है, Yes, sir. ठीक है। अगर नहीं एडजस्ट करता तो ये वॉल्यूम घटता बढ़ता अभी दिखता ना, ठीक है। Yes, यस सर। ठीक है, तो P1, तो यहाँ एक्सटर्नल बोलो इंटरनल बोलो, इसका कोई मतलब फर्क
नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पी एक्सटर्नल, ऐसे जनरली इसको एक्सटर्नल के टर्म्स में हम लोग अभी शुरुआत में के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि माउंट एवरेस्ट बोले ये सारा चीज, ठीक है, तो पी एक्सटर्नल इज इनवर्सली, इसको इंटरनल भी बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना, क्लोज सिस्टम में पी एक्सटर्नल का कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब क्लोज सिस्टम में हम लोग इंटरनल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। क्यों, है ना, क्यों ऐसा? क्योंकि नॉर्मल सा क्योंकि बात वो है, क्लोज्ड है। हाँ क्लोज्ड है भाई, है ना। कहने का मतलब लोहा का एक बहुत ही मजबूत वाला कंटेनर लेके उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो बाहरी एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, अंदर के गैस पे, ठीक है। सारा प्रेशर तो लोहा अपने ऊपर ले लिया है, समझ में आ रहा है यस ना। सर। सारा प्रेशर तो लोहा अपने ऊपर Yes, ले sir, लिया, तो yes, अंदर sir. गैस को कोई लोहा प्रेशर पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो ये बॉयल्स लॉ है, ये पहला लॉ है आपका जो गैसेस के बारे में सर जानते हैं। हाँ सर बोलो। सर ये जो है ना पी एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, हाँ, ये वहां पर लागू होगा जहां पर कंटेनर बहुत हार्ड मतलब लोहा का है? क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा गैस का। वही तो सर, यहाँ वहां लागू नहीं हो अरे रहा है ये? लागू होने का बात ही खत्म हो जाता है ना, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। वहां पी एक्सटर्नल का कोई मतलब ही नहीं है, वहां वहां पे आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आता है। अब समझ में आया क्लोज्ड कंटेनर में क्यों गैसेस का वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है? यस सर, क्योंकि वहाँ क्योंकि पी बाहर से एक्सटर्नल कोई का कोई प्रेशर है मतलब ही ही नहीं। नहीं है। Yes, sir. यस ठीक है, सर। क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हम लोग इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो क्या लिख सकते हैं? पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे से K1, K1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जी। जाएगा, ठीक है, Yes, यस सर। वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मान लो अलग अलग स्टेट्स का, जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था, तो हम लोग यहां से एक टर्म आ सकता है K1 इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट तो आपका चेंज नहीं करने वाला ना, प्रेशर वॉल्यूम आप चेंज होगा, कहने का मतलब है इसमें समझ लो, इस इक्वेशन से समझ लो। अगर हम बोल रहे हैं PV, ठीक है, बात किसके बारे में, किसके किसके रिलेशन को कर रहे हैं? PV के रिलेशन को, तो nRT के ये बराबर होता है, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लिए तो ये पूरा टर्म क्या कांस्टेंट ही रहेगा, कभी चेंज करेगा? नो सर। नहीं चेंज करेगा। तो कहने का मतलब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये K1 बेसिकली किसके बराबर है? nRT के बराबर है, ठीक है, ऐसा समझ के चलो। तो K1 जो होगा, ये बेसिकली ये लॉ, ये 4 लॉज हैं जिससे ये पूरा इक्वेशन आया है, ठीक है। तो K1 मतलब कहने का मतलब है कि प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा लेकिन ये कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या, कि अगर मान लो, तो हम अगर इस इनिशियल स्टेट के लिए देखें तो क्या बोल सकते हैं? K1 इज इक्वल टू P1V1 बोल सकते हैं। और अगर ये फाइनल स्टेट के लिए ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? K1 इज इक्वल टू P2V2 बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P1V1 इस किसी भी गैस के लिए P2V2 अलग अलग अगर स्टेट्स को हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख के, तो हम लोग बोल सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 एंड सो ऑन, अलग अलग कंडीशंस पे। कहने का मतलब इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझो। मान लो एक एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, ठीक है, और वॉल्यूम कितना था? सेम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, उस समय वॉल्यूम आपका था 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर। अगर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm का हो गया तो फिर आपका वॉल्यूम कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करेंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे P1 बराबर कितना हो गया? 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका P2 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई x, मान लो V2 ही रहने दो, ठीक है। तो V2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? V2 बराबर हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा? 1। 1 लीटर। कहने का मतलब कि पहले कोई सिस्टम था, है ना, जब उस पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का लगा हुआ था तब उसका वॉल्यूम 2 लीटर था। अब फिर जब उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm का लगा दिया गया तो उसका वॉल्यूम घट के कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। अब समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन?
सर मतलब उस इक्वेशन में से हम किसी दो को कांस्टेंट मान के बाकी हाँ। दो का रिलेशन निकाल सकते वही हैं। सारा लॉज ही है ना। जैसे अभी ये बॉयल्स लॉ था, ठीक है, अब थोड़ा चार्ल्स लॉ जान लो, ठीक है। सर आज रहने दीजिए ना। आज रहने दे, ठीक है, छोड़ दो आज। ओके, आज रहने दे। सर इसको अच्छे से रिवीजन करके और समझ के आएंगे फिर तो अच्छे से अगला क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका नोट्स हम अभी अपलोड कर देते हैं, तुम लोग यस नोट, सर, ठीक है। अभी यस हाँ, अभी तुरंत ही हम अपलोड करते थे, तुम लोग नोट कर लो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, सर ग्रुप बाय। में ही भेज दीजिएगा ना। हाँ हाँ, भेज देंगे। ओके, थैंक यू ठीक एवरीवन, है बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय। सर वीडियो भी अभी अपलोड कर दीजिएगा ना।